नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती, किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम विषय लेकर आते हैं। विभिन्न विषय पर हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं और साथ ही आप किसानों के सवालों के जवाब देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हम विशेष तौर पर पशुपालन से संबंधित विषय लेते हैं। तो आज का विषय क्या है जिससे जुड़े हुए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से सीधे बात कर सकते हैं एक कॉल के माध्यम से। नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है गर्मियों में पशुओं का रखरखाव और साथ ही दूसरा विषय है वैज्ञानिक तरीके से भेड़ बकरियों का प्रबंधन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार पारा बढ़ रहा है, गर्मियां हो रही हैं, कुछ क्षेत्रों में अचानक से बारिश भी हो रही है। तो मौसम की इस उथल पुथल से जो मौसम लगातार करवटें बदल रहा है और कुछ क्षेत्रों में पारा भी चढ़ता जा रहा है, इसका पशुओं के स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और ऐसे में पशुपालकों को कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जैसा कि हमारा आज का दूसरा विषय है वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरियों का पालन कैसे करें, कैसे हमारे किसान, हमारे पशुपालक व्यावसायिक तरीके से इसे और आगे बढ़ा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर कोई आपका शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और आज के विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न या आशंकाएं, समस्या, कुछ भी जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके बारे में कोई समाधान चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, तो सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात करें। 2 मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे। सबसे पहले आपके मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी कार्यक्रम में आपका। और आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। आप गर्मियों में बताएंगे कि पशुओं का रखरखाव किस प्रकार किया जाए ताकि वो स्वस्थ रहें, उनकी उत्पादकता लगातार बनी रहे और ऐसे में हमारे जो पशुपालक हैं उनकी आय में किसी तरह का विपरीत असर ना पड़े। पशुओं की बिगड़ती हुई हालत को लेकर कैसे वो तमाम जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशु सिंह। आशु सिंह जी हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, कृषि अनुसंधान केंद्र जालौर, राजस्थान में। और डॉक्टर आशु हमें बताएंगे कि भेड़ और बकरियों से जुड़ा हुआ जो एक व्यवसाय है, या फिर ये कहें कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जा सकता है, भेड़ और बकरियों से कैसे हमारे पशुपालक लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए, कितना इसमें खर्चा आता है, सरकार की किस तरह की मदद है, कौन कौन से अनुदान है या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम से, ये तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोनों मेहमान हमारे साथ अगले 1 घंटे तक यहां पर रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर मिश्रा से बात करते हैं। जैसा कि पहला हमारा विषय है कि इस गर्मियों के मौसम में कैसे पशुओं का रखरखाव किया जाए ताकि वो स्वस्थ रहें, किसी तरह की समस्या ना हो, उनकी उत्पादकता बढ़ती रहे। तो सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी का जो तुरंत का जो हम मौसम की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में हमने देखा बारिश हुई है, कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो रही है, कहीं तापमान 47 पार जा रहे हैं। मतलब तापमान बहुत तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है। तो इससे हमारे पशुओं पर किस तरह का प्रभाव होता है? देखिए, कहीं पे भी हमारे पशुपालक जो पशु रखते हैं तो उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसका उत्पाद। अगर ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या हम देख रहे हैं कि बहुत मतलब पारा बहुत बढ़ रहा है, कहीं पे 47-48 डिग्री तक आ जाता है और कहीं दूसरे जगह पे भारत में आप देखेंगे कहीं पे भी कम टेम्परेचर भी है जो कि 10 डिग्री के करीब है, कहीं पे बारिश का भी हो रहा है। तो इसके वजह से ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में कुछ और अब तो ऐसे क्षेत्रों में भी गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसी ठंडी पहाड़ी इलाकों में भी लू चल सकती है। तो प्रोडक्शन के लिए जो उनका उत्पाद के लिए हम रख रहे हैं उस उत्पाद पे बहुत नुकसान होता है। पर कुछ चीज़ें अगर हमारे पशुपालक भाई कर सकते हैं तो इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं और उनके आय में कैसे वृद्धि हो सकता है और इस गर्मियों के सीज़न में हम कैसे उनको बचा सकते हैं हमारे पशुओं को। जैसे हम खुद के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं वैसे हम पशुओं के लिए जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके हिसाब से उनके उत्पाद में कुछ लॉसेस ना हो तो वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसे आप
तमाम बातों का ध्यान रख सकते हैं और जो पशुपालन है उसे लाभकारी बनाएं, क्योंकि आज के समय में जो पशुपालन है वो लगातार व्यावसायिक तौर पर अपनाया जा रहा है और एक बिज़नेस मॉडल की तरह इसे हमारे कुछ जो किसान हैं वो अपना रहे हैं और बिज़नेस में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है कि आपको किसी तरह का नुकसान हो और इसी तरह से अब पशुपालन को भी हमें देखना होगा। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। गर्मी का प्रकोप जारी है, ऐसे में पशुओं को गर्मी से बचाना जरूरी है। इसके लिए पशुओं की सही से देखभाल करें। आहार की बात करें तो गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। इसके 2 फायदे हैं। पहला, पशु ज्यादा चाव से स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा खाकर अपना पेट भर लेता है। दूसरा, हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर जल की पूर्ति करता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पशुओं की रहने की जगह साफ सुथरी और हवादार हो। ज्यादा गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल दे। ये परत गर्मी को रोकने का काम करती है। इससे पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। पशुशाला की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फुट होनी जरूरी है, जिससे पशुशाला में अच्छे से हवा का संचार हो सके और छत की तपन से भी पशु बच सके। पशुशाला की खिड़कियों, दरवाजे और दूसरी खुली जगहों पर जहां से तेज गर्म हवा आती हो, बोरी या टाट टांग कर पानी का छिड़काव कर दे। पशुशाला में पंखे भी लगवा सकते हैं। गर्मी में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा, इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। तो अभी ये रिपोर्ट देखी आपने, जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर सभी बातें बताई कि गर्मियों में पशुपालन से संबंधित कौन सी बातें हैं। और आइए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भेड़ और बकरियों के पालन के बारे में। कैसे हमारे किसान भेड़ बकरी पालन कर सकते हैं और वो भी वैज्ञानिक तरीके से। इसका क्या अर्थ है, कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो अब भेड़ और बकरी पालन में अपनाई जा रही हैं, वैज्ञानिक तरीके से कैसे ये सुगम हुआ है और इससे कैसे श्रम और साथ ही साथ लागत में भी कमी आई है। बात करते हैं डॉक्टर आशु सिंह से। आशु जी, जैसे कि मैंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरी पालन की हम बात कर रहे हैं। हालांकि एक वो भी समय था जब भेड़ बकरी पालन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, बस घर में कुछ बकरियां रख ली गई और बस उसी तरीके से देखा जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये भी बहुत व्यावसायिक दृष्टि से इसमें किसानों को, पशुपालकों को लाभ हो सकता है और इसे बहुत ही सही तरीके से अपनाया जाए तो नई ऊंचाइयों को भी छुआ जा सकता है। क्या बताना चाहेंगे? आज भी अपन किसानों की तो बकरी या भेड़ पालन है परंपरागत तरीके से जा रहा है। ज्यादातर अपने किसान भाई है वो पशुपालक भाई वो परंपरागत तरीके अपनाते हैं। तो अभी तक वैज्ञानिक तरीका उतना पता नहीं है जितना होना चाहिए। तो आज का जो अपना डिस्कशन रहेगा, अलग अलग वैज्ञानिक तरीके हैं, उसमें नस्ल कैसे चयन करना है, बीजू बकरे का चयन कैसे करना है, उनका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करना है, उनको क्या खिलाना है, उनका आवास कैसा होना चाहिए, उनको उनका जो प्रजनन है वो किस उम्र में होना चाहिए, कब होना चाहिए, और उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका जो बकरियों को सेल करना है, बेचना है, वो कैसे करना है। तो ये तरीके अपन जो है वैज्ञानिक तरीके, इनके बारे में आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप भेड़ और बकरी पालन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें डॉक्टर आशु और विस्तार से आगे कार्यक्रम में बताएंगे। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर्स लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आपकी कॉल्स लेंगे। लेकिन उससे पहले नज़र हमारे आज की इस दूसरी रिपोर्ट पर। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करके अपनी आमदनी निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पशुपालन के विषय में अच्छी जानकारी होना भी जरूरी है। किसान भेड़ और बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बात अगर भेड़ पालन की जाए तो ये एक प्राचीन व्यवसाय भी है। इससे दूध, मांस, ऊन आदि तो मिलते ही है, साथ ही साथ भेड़ की खाद भूमि को भी अधिक उपजाऊ बनाने में भी सहायक है।
भेड़ पालन करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। भेड़ के रहने का स्थान स्वच्छ तथा खुला होना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए। भेड़ों को दोपहर में आराम देना चाहिए। गाभिन भेड़ को 250 से 300 ग्राम दाना प्रति भेड़ सुबह या शाम में देना चाहिए। भेड़ के बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत फेंसा पिलाना चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। व्यवसाय के रूप में इससे कम लागत में अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। इसी प्रकार बकरी पालन भी कम लागत और सामान्य रखरखाव में आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जा सकता है। अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन शुरू करते समय उच्च नस्ल की बकरियों का चयन करें। साथ ही बकरियों का शेड इस तरह बनवाएं कि उनको शुद्ध हवा मिल सके। बकरियों के उचित रखरखाव और आहार प्रबंधन का खास ख्याल रखें। किसान बकरियों को चराने के बाद उन्हें उचित चारा दे, जिससे उनके मांस और दूध में वृद्धि हो सके। तो अभी आपने बकरियों पर और भेड़ पालन पर ये हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं और विस्तार से इन्हें हम समझेंगे डॉक्टर आशु से। आपके कोई सवाल है आज के दोनों ही विषय से जुड़े हुए तो एक बार फिर से आपको बता दें, टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जहां से नंबर नोट कर सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में कैसे करें आप पशुओं की देखभाल, और दूसरा हमारा विषय है वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरी पालन। दोनों ही विषय लगातार हम आज कार्यक्रम में डिस्कस करते रहेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स भी लेंगे। डॉक्टर अधिराज जी, जैसे कि हम गर्मियों की बात कर रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने आपसे यही कहा कि तापमान हम देख रहे हैं कि सिर्फ गर्मी नहीं, कहीं ठंड, हल्की हल्की ठंड भी हो गई है, तापमान एकदम से नीचे जा रहा है, कहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं, ओले भी पड़ रहे हैं, हीट वेव्स भी चल रहे हैं, मतलब बहुत तरह का तापमान हम उथल पुथल देख रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अचानक से अगले दिन फिर गर्मी बढ़ भी जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब सबसे पहले जो इस तापमान पर नज़र रखने भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से तापमान बदल रहा है। उस पर तो नज़र रखना है, पर पहले हम जब कोई भी पशुपालन करते हैं तो पहले हम आवास के ऊपर नज़र डालेंगे जी। तो आवास ऐसा चीज़ होता है कि जहाँ वो आपका जो भी पशु है वो उसके अंदर रहता है। तो वो जब हम बनाते हैं तो हम अगर देखते हैं कि खास कर देखते हैं उसका लॉन्ग एक्सिस जो होना चाहिए वो हमेशा ईस्ट वेस्ट पे होना चाहिए। हम गर्मियों की बात करते हैं क्योंकि भारत में बहुत सारी जगह पे गर्मी ज़्यादा होता है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे होना चाहिए। और उसके जो वॉल्स होते हैं वो नॉर्थ साउथ पे ही होना चाहिए, सो दैट हवा उस पे अंदर अच्छी तरह से हवा का प्रभाव हो सके। वो एक चीज़ देखना है। और जैसे आपने कार्यक्रम में पहले भी बताया था कि जो उसका हाइट होता है, जो घर का जो आवास का हाइट होता है वो 12 से लेके 15 फीट तक होना चाहिए जो सेंटर में होता है, और साइड में उससे 4 फीट कम होनी चाहिए। तो जिसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ऊपर में हवा का संचालन बहुत अच्छी तरीके से होता है और उस होने से तापमात्रा अंदर सही तरीके से रह सकता है। और एक चीज़ हमें देखना है कि जो भी हम बनाते हैं घर जब बनता है उसके साइड में जो रहता है, मतलब सेंटर में एक तो हाइट हो गया और साइड में जो हाइट होता है उसमें जो अब टिन का बनाते हैं, एस्बेस्टस का जिसमें भी बनता है, उस पर थोड़ा 1.5 से 2 फीट का ओवरहैंग होना चाहिए, सो दैट वो बरसात में भी पानी डायरेक्ट आपके आवास में ना आ सके। दूसरा चीज़ है अगर वो डायरेक्ट सनलाइट उसमें आ रहा है तो वो देखते हैं वो सनलाइट डायरेक्ट ना आके उसमें छाए उसके अंदर आ सके। और जैसे आपने बताया अभी भी कि जब हम देखते हैं तो गर्मियों के मौसम में हमें ये देखना चाहिए कि उसके वॉल्स पे जहाँ पे हवा आ रहा है तो गर्मी की हवा ना आ सके, इसलिए बोरी डाल सकते हैं। बोरी को हम पानी में गीला करके उसमें लगा सकते हैं, सो दैट जो हवा आएगा वो ठंड हवा, यानी गर्म हवा जो है वो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट हमारे पशुओं तक ना पहुंचे, क्योंकि पशुओं को भी लू लग सकती है अगर आप एकदम गर्मी में धूप में बाहर उन्हें बांध देंगे तब भी। और जब आप गर्म आवास में रखेंगे तो उन्हें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये समस्या पशुओं के साथ भी होती है, तो उन्हें समय समय पर पानी देते रहें और इस तरह से आवास की व्यवस्था करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ ट्रैप ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना इकट्ठी हो। बात करते हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं हमारे दर्शक, बाराबंकी से इन्होंने कॉल किया है। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हाँ, नमस्ते।
नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम लोग जो बकरियां पालते हैं वो किस देसी या बाबरी प्रजाति की होती है, वो जब वो हीट में होती गर्म में होती हैं तो उसमें जो है देसी वाली बकरी बाबरी खसी से लग गई, बाबरी वाली बकरी देसी से लग गई, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ तक अच्छी है कि खराब है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर आशु क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये बकरी से रिलेटेड इन्होंने कहा है कि आप देसी से क्रॉस करवाएं तो क्रॉस उसी टाइम अच्छा होता है जब वो आगे वाला जो बीजू बकरा है वो उस बकरी से ज्यादा हाइट में हो, ज्यादा उसमें मांस हो या ज्यादा दूध उत्पादन देने की क्षमता हो उस ब्रीड में, तो उस टाइम क्रॉस सफल है। लेकिन जब आप जो नस्ल रख रहे हो उससे अगर कम नस्ल का इंफीरियर है, उससे मतलब कम उत्पादन का जो बकरा या कम हाइट का है, मांस के लिए काम में ले रहे हो, तो अगर वो बकरा काम में लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको लॉस होता है, उसमें जो क्वालिटी उसकी है उसको भी घट जाती है। नॉर्मली देखा जाता है कि जो सुपीरियर क्वालिटी का बकरा होता है, जो नस्ल है उससे जो अच्छी नस्ल है उसके साथ में क्रॉस करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि क्या समाधान है, क्या आपको करना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपकी कॉल्स लेते रहेंगे और साथ ही चर्चा भी जारी रहेगी। अगर आप कोई सवाल नहीं है, आपकी कोई समस्या नहीं है, तब भी आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखें, क्योंकि यहाँ आपको हर विषय से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जहां हम आज बात कर रहे हैं पशुपालन की। पहला हमारा आज का विषय है हमारे किसान कैसे गर्मियों में अपने पशुओं का रखरखाव करें, और साथ ही हम नज़र डाल रहे हैं कि कैसे वैज्ञानिक विधि से हमारे पशुपालक बकरी और भेड़ पालन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि टेलीविजन को आप म्यूट कर दें। राजेंद्र कुमार जी, हेलो जी, राजेंद्र कुमार जी, टेलीविजन आप पहले म्यूट कर दें ताकि हम आपको स्पष्ट सुन सकें। जी अभी आपने म्यूट नहीं किया राजेंद्र जी, हम आपको स्पष्ट तरीके से नहीं सुन पाएंगे। अभी साहब आवाज आ रही है? जी आप सुन पा रहे हैं मुझे राजेंद्र जी? हाँ नमस्कार सर। हाँ बताइए, सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? बाड़मेर राजस्थान से सवाल करना चाहता सर, बाड़मेर जैसलमेर में कौन सी नस्ल की बकरियां रखें हम की जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे को मिल जाए? राजेंद्र जी आपका सवाल हमें समझ नहीं आया, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं, फिर से बताएं सवाल। ये कह रहा था मैम, बाड़मेर जैसलमेर में कौन सी नस्ल की बकरियां रखें जिससे ज्यादा उत्पादन और हमारे को ज्यादा फायदा हो? अच्छा, कौन से बकरी के नस्ल रखें आप जिससे आपको ज्यादा फायदा हो, यही सवाल है आपका? जी जी ठीक है। बात करते हैं डॉक्टर आशु। ये हमारे दर्शक हैं जो कि राजस्थान से ही हैं, ये जानना चाहते हैं कि बाड़मेर में कौन से नस्ल की बकरी ये पाले जिससे ज्यादा लाभ हो। हाँ, बाड़मेर में जहाँ तक बकरी का सवाल है, यहाँ की लोकल बकरी है, मारवाड़ी नस्ल है, जिनके घने लंबे बाल रहते हैं, ब्लैक जेट कलर रहता है, काला। और ये बकरी जो है इस एरिया के अंदर, जो गर्म एरिया है, सूखा एरिया है, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट है, अनुकूलित है।
ये आप रख सकते हैं, बशर्ते उसकी देखभाल आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। गर्मियों के अंदर थोड़ी आपको उसकी केयर करनी है, चारा टाइम पे देना वगैरह, ये चीजें हैं। बाकी आप इसके अलावा आप अगर स्टॉल फीडिंग की बात करें तो इसके साथ साथ आप सिरोही भी पाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इसकी बजाय थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि खास ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसा क्यों है? मतलब किस तरह से अलग से इनका ध्यान रखने की जरूरत होती है? तो यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वो थोड़ी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है गर्मियों के अंदर, जो खासकर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम आपको बकरी का जो केयर करना है वो थोड़ा केयरफुली उसको देखना होगा। उसमें चारा है, उसका आवास है, ये थोड़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसमें मारवाड़ी जो नस्ल है, मारवाड़ी यहाँ की लोकल नस्ल है, ये काफी अच्छी तरह से अडेप्ट हो सकती है, काफी टेम्परेचर को भी ये झेल लेती है। दूसरा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है, तो मारवाड़ी तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर सेकंड ऑप्शन पे आप स्टॉल फीडिंग के व्यावसायिक बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप सिरोही नस्ल पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमने जानकारी ली डॉक्टर आशु से कि किस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। हमारे दर्शक थे बाड़मेर राजस्थान से, और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर जो सलाह दी गई है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उससे आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं हम एक और दर्शक हैं, उससे पहले हमारा अगला जो सवाल है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अधिराज जी, जैसे कि अभी आपने हाउसिंग मैनेजमेंट पर बताया, यानी आवास जो है वो पशुओं का इस गर्मी के मौसम में कैसा होना चाहिए और किस तरह की तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, ये भी हमने जाना। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हम बात करें, यानी जो उत्पादक क्षमता है पशुओं की, चाहे ये हम भेड़ बकरियों की बात कर लें, मुर्गियों की बात कर लें, जिसमें अक्सर हम वज़न पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, या फिर दुधारू पशु हों, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहला चीज़ है, जैसे आपने बोला कि उत्पाद पे बहुत भारी असर पड़ता है अब गर्मियों का, तो उसके लिए देखते हैं उत्पाद से डायरेक्ट लिंक्ड होता है उसका आहार। अगर हम आहार की बात करें, अगर हम बड़े जानवर की बात करें, जैसे हम बोलते हैं बड़े पशु जैसे दुधारू पशु होते हैं, गाय और भैंस हो गए, तो उनके लिए हम दूध के लिए रखते हैं। तो दूध में हम देखते हैं कि मैक्सिमम उसमें पानी का मात्रा रहता है और गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए हमें खास ध्यान रखना चाहिए, उनको सफिशिएंट पानी देना चाहिए। तो दिन में 2 बार और 3 बार जितना भी बार भी वो खाना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी पानी देना चाहिए। और गर्मियों में एक चीज़ हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि उनको इतना एपेटाइट अच्छा नहीं रहता है, तो इसके लिए वो अगर हम उनको वो जो भूसा होता है उसको खिलाएंगे तो इतना वो असरदार नहीं होता। इसके लिए ग्रीन ग्रासेस, जितने हरे चारे होते हैं उसको ज़्यादा खिला सकते हैं। और जैसे उनको खाने का इच्छा कम हो जाती है तो इसके लिए टोटल मिक्स्ड राशन जो होता है, तो कंसंट्रेट फीड जो मिनरल मिक्सचर तो अलग है, वो तो विटामिन मिनरल उसमें मिला हुआ रहता है। जो टोटल मिक्स्ड राशन है, जो कि कंप्लीट राशन जो मिलता है, कंसंट्रेट फीड जो जानवर के लिए मिलता है, पशुओं के लिए मिलता है, उसको देखेंगे। और एक चीज़ आवास में भी एक चीज़ हम देख सकते हैं कि उसको थोड़ा अगर देखेंगे कि एक गाय और भैंस को रखने के लिए हमें लगता है 40 to 45 स्क्वायर फीट एरिया लगता है, उसके 10% ज़्यादा हम एरिया बढ़ा दें। सेम चीज़ हम मुर्गियों के लिए भी कर सकते हैं और भेड़ बकरियों के लिए भी कर सकते हैं। उनको जितना जगह चाहिए, जो फ्लोर स्पेस चाहिए रहने के लिए, उसको 10% बढ़ा देंगे तो उसके हिसाब से उनके ऊपर स्ट्रेस कम हो सकता है। अगर स्ट्रेस कम होगा, जैसे हम भी गर्मियों में तनाव में आते हैं, पशु ऐसे भी गर्मियों में तनाव में आते हैं, तो वही तनाव से बचने के लिए ऐसे हम ले सकते हैं। और कुछ हर्बल टॉनिक्स भी मिलते हैं, जो निकटतम पशु चिकित्सक से आप बात करके हर्बल टॉनिक्स भी ले सकते हैं, जो ज़्यादा गर्मियाँ होते हैं उसके लिए हर्बल टॉनिक लेने से। और उसके साथ जैसे आपने अभी बताया विटामिन और मिनरल मिक्सचर है और कैल्शियम टॉनिक, उसको अगर सही से रखेंगे, सही मात्रा में देना सही रखेंगे, तो ये प्रोडक्शन जो उत्पाद में कमी होती है, जैसे दूध में कमी और अगर मांस उत्पादन में कमी, जैसे भेड़ बकरियों को रखते हैं, या अंडा उत्पादन जैसे मुर्गियों में होता है, तो उसकी कमी हम भरपाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और देखिए, मौसम के अनुसार हमें पशु का भी आहार जो है वो बदलना होता है। जो तापमान है, जिस तरह का मौसम है, उसी के अनुसार ही आपको आहार में भी चीज़ें बढ़ानी भी है और घटानी भी है। और गर्मियों के मौसम में जैसा कि हमें डॉक्टर मिश्रा बता रहे हैं कि पशुओं की जो भूख है, जो एपेटाइट है, वो भी आमतौर पर घट जाती है। तो ऐसे में कई बार पोषण की कमी हो सकती है। वो पशु जिन्हें हम मांस के लिए पालते हैं, उनके वज़न में कमी आ सकती है, उनकी ग्रोथ कम हो सकती है, और दुधारू पशुओं में दूध की भी कमी हो सकती है, जैसा कि हमें डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया। इसलिए
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पशुओं के शरीर में पानी की कमी ना हो और पोषण की कमी बिल्कुल ना होने दे, ताकि वो स्वस्थ रहें। और पशुओं में भी डिहाइड्रेशन की यानी पानी की कमी शरीर में कई बार हो जाती है। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल पटेल हैं, ये उत्तर प्रदेश के बरेली से। पटेल साहब बताएं क्या सवाल है। ये पूछना चाहते हैं कि हाँ जी पटेल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि बरेली से बोल रहे हैं कि मांस के लिए कौन सी नस्ल पालना ठीक होगी? मांस के लिए कौन सी नस्ल पालना ठीक होगी? किस चीज की? बकरी की? ठीक है, बकरी के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर आशु। मांस के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं, बरेली के अनुसार कौन से किस्म इनके लिए बेहतर रहेगी? मांस के लिए बर्बरी, जैसे यूपी वगैरह में, बिहार यूपी इस एरिया के लिए बर्बरी है, वो मांस के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और वहाँ की नस्ल दूसरी, वैसे तो उसको जमुनापुरी को भी काम में ले सकते हैं, वो डुअल पर्पज है, दूध और मांस दोनों के लिए काम में लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक मांस के लिए अपन कहें तो बर्बरी नस्ल यूपी के लिए बहुत अच्छी मानी। बर्बरी आपने बताया नस्ल, ये ले सकते हैं बरेली से हमारे दर्शक। और आइए बात करते हैं, जैसे कि हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी जो पशुओं की उत्पादन क्षमता है उसका प्रबंधन कैसे करें ताकि गर्मियों के मौसम में उसमें किसी तरह का की कमी ना आए, उसमें नुकसान ना हो पशुपालकों को। अब बात करते हैं किस तरीके से रोग और बीमारियों की भी आशंका होती है। हालांकि गर्मी के मौसम में डॉक्टर मिश्रा मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं आमतौर पर। जैसे हम आर्द्रता वाले मौसम की बात करें, इन्फेक्शंस भी कई तरह के हो जाते हैं पशुओं को। गर्मियों को लेकर बीमारियां किस तरह की हो सकती है अगर होती हैं तो? नहीं, आपने सही बात बताया, गर्मियों में ज़्यादा तो बीमारियां नहीं होती हैं, पर एक चीज़ हमें देखना चाहिए कि गर्मियों के बाद बरसात ही आ जाता है। तो इस बरसात के सीज़न में बहुत सारे बीमारियां हमारे पशुओं में आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें इसी गर्मी पहले तैयारी करनी है। तो इसी गर्मी के सीज़न में हमें जो टीकाकरण होते हैं, जैसे आप देखिए बरसात के महीने में एक तो गलघोटू हो जाता है, खुरपका तो किसी भी सीजन में हो जाता है। तो खुरपका मुखपा हम जनरली उसको बोलते हैं कि विंटर सीजन में होता है। उसका तो हम शेड्यूल भारत सरकार का जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत बिल्कुल शेड्यूल बनाए और हर 6 महीने में उसका टीकाकरण किया जाता है। पर ये जो गलघोटू है उसके लिए हमें खास ध्यान देना चाहिए, उसके हिसाब से हमें टीकाकरण हमारे पशुओं को कर लेना चाहिए। और भेड़ बकरियों में भी हम देखते हैं तो पीपीआर एक होता है, और कभी कभी यहाँ इस सीज़न में जैसे बरसात के सीज़न में एंट्रोटॉक्सीमिया आप देखते हैं, तो एंट्रोटॉक्सीमिया के लिए भी टीकाकरण मिलता है, तो उसके लिए भी टीकाकरण कर लेना चाहिए। तो ये 2 चीज़ हमें देखना चाहिए। और इसके अलावा ये भी हमें देखना चाहिए कि जो पेट में कीड़े रहते हैं जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, तो उसके लिए जो कृमिनाशक दवा होता है तो बीच बीच में गोबर का आप जांच करवा के और उसको कीटनाशक दवाई की दे सकते हैं, जो कि आपका अच्छे मतलब सही स्वस्थ रहें तो उत्पाद भी सही रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो पशु आपके स्वस्थ रहें और पेट में जैसे कि आपने बताया कि कीड़े पड़ने की भी आशंका रहती है, तो उसके लिए भी आप दवा देते रहें पशुओं को, ताकि उससे भी कई बार होता है कि जो पशु की ग्रोथ है, जो उत्पादक क्षमता है, वो विपरीत तरह से प्रभावित होती है। बात करते हैं डॉक्टर आशु से। डॉक्टर आशु, जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो दर्शकों के सवाल हैं वो किस्मों से जुड़े हुए हैं, मतलब किस नस्ल की बकरी वो अपने क्षेत्र के अनुसार चुने। तो मोटे तौर पर जो हमारे देश में या उत्तर भारत में ख़ास तौर पर अगर अभी हम बात करें तो कौन सी नस्लें हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं और जिनसे हमारे जो पशुपालक हैं उनको लाभ हो सकता है? जैसे अपन बकरी की नस्लों के बारे में बात करें तो बीटल जो पंजाब की नस्ल है, बीटल बहुत अच्छी मानी जाती है। वो काफ़ी हाइट में है बकरी और उसका वेट भी अच्छा रहता है और दूध के लिए भी अच्छी है। और जमुनापुरी जो यूपी के एरिया की है तो वो जमुनापुरी भी अच्छी मानी जाती है। दूसरा अपन राजस्थान में इधर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो सिरोही, फिर जो मारवाड़ी नस्ल है, और फिर सोजत नस्ल है। जो सोजत वैसे एक क्रॉस ब्रीड है, लेकिन वो भी आजकल उसका प्रचलन काफ़ी जो ईद के टाइम में उसके सुंदर बकरों के लिए लोग काम में ले रहे हैं। तो इस तरह अपन जो वेस्टर्न जो अपन उत्तरी भारत के अंदर बात करें तो ये जो मुख्य नस्लों के अंदर जमुनापुरी, बीटल, सिरोही, ये मुख्य नस्लें हैं। इनको अपन व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन में भी अच्छी तरह से काम में ले सकते हैं।
इनको अपन स्टॉल फीडिंग में घर पे रख के, मतलब बाड़े में रख के भी चरा के इनको अच्छा खासा लाभ अपन ले सकते हैं। जी, एक कॉलर है दिलीप कुमार है जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं सवाल। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, टेलीविजन को पहले म्यूट करते हैं आप। जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि हमारे इलाके में कौन सी नस्ल की बकरियाँ अच्छी रहेगी? कौन सी बकरी की नस्ल जानना चाहते हैं आप? जी जी जी। ठीक है, फतेहपुर से हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से डॉक्टर आशु, यहाँ कौन सी नस्ल है बकरी की? देखिए मैंने कहा भी जहाँ तक जो हमारे दर्शक हैं उनके नस्लों से ही जुड़े हुए सवाल हैं। बिल्कुल, जमुनापुरी पे जा सकते हैं। जमुनापुरी बहुत अच्छी ब्रीड है, वहाँ की नस्ल है और इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है, बॉडी वेट अच्छा है, दूध अच्छा है, तो वो जमुनापुरी पे जा सकते हो। मीट पर्पस पे आपको करना है तो आप बरपरी पे जा सकते हैं। ठीक है सर, और चलिए अब बात कर लेते हैं बकरी पालन पर। हमने बात की, कई सवाल भी लिए और गर्मियों पशुओं के रखरखाव पर भी हम बात कर रहे हैं। आपके कोई भी सवाल है ज़रूर हमें कॉल करें, बात करेंगे आपके सवालों के इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हेलो किसान के साथ छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में कैसे पशुओं का रखरखाव करें और साथ ही जानकारी दे रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से बकरी और भेड़ पालन पर। एक कॉलर है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हम अपने सभी दर्शकों से बार बार एक ही अनुरोध करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें कृपया टेलीविज़न को म्यूट कर दें, उसे साइलेंट कर दें, उसे हो सके तो स्विच ऑफ कर दें, अपना सवाल पूरा करें, फिर जवाब सुनने के लिए आप वापस से आवाज़ कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी, बताइए, सवाल बताएं क्या है आपका? अरे सर, वो पशुपालन के लिए कोई टोल फ्री नंबर किससे संपर्क करें सर, लोन लेने के लिए? ये लोन के बारे में जानना चाहते हैं, पशुपालन अगर करना चाहते हैं तो क्या कोई टोल फ्री नंबर है जहां पर इससे संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध हों?
धर्मेंद्र जी, ये मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं। डायरेक्ट लोन तो सरकार किसी चीज़ में नहीं देती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ लोन तो अलग चीज़ है, बैंक से मिलती है। हाँ। पर योजनाएं चल रहे हैं जिसके तहत आप लोन की सुविधा ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं ये हमारे वेबसाइट, जो कि हमारे विभाग का वेबसाइट है www.dahd.nic.in, इसके अंदर जो भी हमारे स्कीम्स चल रहे हैं और स्कीम्स के अंदर जितने भी योजनाएं हैं उसके बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दी गई है और QR कोड्स भी दिया गया है। आप स्कैन करके डिटेल्स उसका ले सकते हैं। और छोटे किसानों के लिए मैं एक चीज़ आपको भी यहाँ बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने किसान क्रेडिट कार्ड का भी देखा है, ये किसान क्रेडिट कार्ड अब पशुपालन के लिए भी पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी ये लागू हो गया है। तो इस पे भी आप लाभ ले सकते हैं। अभी हम बहुत सारे एरिया में हम स्पेशल कैंप्स लगा रहे हैं कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड से सुविधा मिल सके, जो एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड है। तो आप ये जानकारी ले सकते हैं और सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और बीच बीच में हम जो हमारा जो भी हमारे दर्शक या पशुपालन भाई जो जुड़े हुए हैं फेसबुक और ट्विटर पे, वहाँ पे भी हम ये सारा जानकारी बीच बीच में देते हैं, उससे भी आप ये सुविधा ले सकते हैं। अभी आपने एक वेबसाइट का यहाँ पर जिक्र किया तो मैं दर्शकों के लिए रिपीट कर दूँ, dahd.nic.in, यही है डॉक्टर साहब? यही है वेबसाइट। एक बार फिर से बता दें आपको, www.dahd.nic.in, इस वेबसाइट पर जाएं और साथ ही जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए सब यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और अगर कुछ ना समझ आए तो गूगल पर जाकर सर्च कर लें। गूगल के जाके सर्च कर सकते हैं और ये भी हम देखेंगे, आप देख सकते हैं वही वेबसाइट पे बहुत सारे हमारे जो भी अधिकारीगण हैं उनका नंबर भी है, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जो भी जानकारी है, हम बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं जो किसान भाइयों के आते हैं, हम उसका रिप्लाई भी देते हैं कि लोन मिल सकता है, कोई भी उनको सुविधा है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा बैंक भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बैंक से भी आप पता कर सकते हैं कि आपको इस स्कीम पर लोन चाहिए, तो फिर आगे किस तरह की प्रक्रिया है वो भी आपको बता देंगे। एक और कॉलर है जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं हमारे अगले जो कॉलर हैं उनसे। ऋषिकेश जी हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने हमें फ़ोन लगाया है। ऋषिकेश जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं सवाल। मैं महाराष्ट्र के विदर्भ में से हूँ जी। मेरा नाम ऋषिकेश माड़ोकार जी। मेरा सवाल है कि शेळी पालन के लिए खर्चा कितना आएगा? मछली माफ कीजिएगा, बकरी पालन के लिए आप जानना चाह रहे हैं ना? हाँ, बकरी पालन के लिए। ठीक है, आशु जी से बात कर लेते हैं। आशु जी, ये बकरी पालन के बारे में जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र से हैं, विदर्भ से बताया इन्होंने, शायद विदर्भ से हैं ये, और वहाँ पर ये बकरी पालन करना चाहते हैं। कितना मिनिमम खर्चा कितना आएगा, कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? जैसे एक तो खर्चा, मेन खर्चा रहता है जो बकरियों को खरीद करने में, जो वो उसकी नस्ल पे डिपेंड करता है। वहाँ की आप लोकल नस्ल जो बकरी की है महाराष्ट्र की, वो उस पर शुरू करोगे तो आपको कम से कम खर्चे में वो आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ में आपका जो खाने का, उसको रखने का जो खर्चा आता है, वो एक बकरी को अनुमानित खर्चा लगभग 6,000 रुपये पर साल आता है। और वो साल में 2 बार बच्चे दे देती है, तो अगर एक बच्चा या 2 बच्चे देने वाली है तो 2 से 3 बच्चे अगर साल में मिल जाए और उसको आप बड़ा करके थोड़ा वेट गेन कराने के बाद सेल करते हो, तो वो आपको लगभग डबल उसका मुनाफा उससे मिल जाएगा। 6,000 आप उस पर इन्वेस्ट करोगे तो 12,000 के आसपास आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा जी। और जैसे जानना चाहते हैं कि कम से कम कितने से या फिर कितना खर्चा आएगा, तो आप यहाँ पर क्या इन्हें सलाह देना चाहेंगे, कितने बकरियों से शुरुआत करें? अगर बहुत छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो 5 बकरियाँ हों, 10 हों, कितनी होनी चाहिए, क्या बेहतर रहेगा? हाँ, बेहतर तो ये रहेगा अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हो, एक लेबर लगा रहे हो, तो कम से कम 20 बकरी से शुरू करें। अगर इसको पार्ट टाइम आप घर पे ही खेती बाड़ी के साथ में रख रहे हो तो आप 5 या 10 बकरी से ले सकते हो। लेकिन अगर एक लेबर आप उस पे लगा रहे हो तो कम से कम 20 बकरी हो, एक उसी नस्ल का एक बीजू बकरा साथ में रखें, तो वो उसका मुनाफा मिल सकता है। और उसका
जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको रिटर्न मिल जाएगा इजीली। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि अगर आप इसे व्यावसायिक तरीके से शुरू करना चाहते हैं और इसमें एक हेल्प को भी रख लें तो आप 20 बकरियों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो जी, भूपेंद्र जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, सागर से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी सवाल बताइए। मैडम सवाल ये है मेरा कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन देने के लिए कौन सी बकरी की नस्ल पाली जा सकती है? दूध उत्पादन के लिए ना, दूध के लिए लेना चाहते हैं डॉक्टर आशु, दूध के लिए ये बकरी पालन करना चाहते हैं। और देखिए अब बकरी के दूध की भी मांग हमने देखा है कि बीते 2 सालों में काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और इससे और अच्छे भाव पर भी बिकता है। तो किस तरह की ये नस्ल चुने अपने क्षेत्र में ताकि इन्हें अच्छा दूध मिल सके बकरी से? बकरी जो दूध उत्पादन के लिए बकरी की नस्ल है उसमें जैसे एक तो बीटल हो गई, दूसरा झकराना है जो अलवर राजस्थान की है। ये नस्ल भी दूध के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वैसे आप सिरोही भी कर सकते हो, क्योंकि सिरोही ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग इजीली अडेप्ट हो सकती है। तो झकराना पे जा सकते हो या आप जमुनापुरी, बीटल या सिरोही पे, इन चारों में से कोई बकरी आप रख सकते हो। बिल्कुल। तो चलिए ये बात हुई कि आपके क्षेत्र के अनुसार दूध देने वाली बकरी कौन सी हो सकती है। अगर कोई और भी सवाल है हम दर्शकों से कहेंगे तो ज़रूर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। दोनों ही विषय आप जान चुके हैं और इससे संबंधित तमाम जानकारी तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या क्या है, आपकी आशंकाएं क्या हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसका जवाब चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो हमारे 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर बीच बीच में फ्लैश कर रहे हैं, जहाँ से आप ये नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल करें। डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि हम गर्मियों की बात कर रहे हैं कि गर्मियों में किस तरीके से पशुओं का रखरखाव किया जाए, आपने बताया कि अब मौसम भी हम देख रहे हैं कि बहुत आँख मिचौली खेलता है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। और हम कृषि में भी देख रहे हैं कि ऐसी किस्में बनाई जा रही हैं जो सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या पशुपालन में भी ऐसे किस्में हैं, ऐसी नस्लें हैं पशुओं की जो कि इस तरह के मौसम में भी अच्छा उत्पादन दें और रेजिस्टेंस रहे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये देखिए अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही बात कर रहे हैं और पशुपालन में भी सेम चीज़ है। और पशुपालन में हम हमेशा अभी देसी नस्ल का प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे हम आप देखेंगे कि हम जो गाय और भैंस के हैं, जो हम एक योजना भारत सरकार चला रही है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 से ये योजना चल रही है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जो मूल लक्ष्य है, वो है देसी नस्ल का प्रोत्साहन करना और देसी नस्ल का संवर्धन करने के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, कंजर्वेशन के लिए भी है। पर एक चीज़ देसी नस्ल में आता है कि ये हीट रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इधर के ही नस्ल हैं, ये विदेशी नहीं है या संकर जातीय नस्ल नहीं है, तो ये हमारे ही हैं। तो इसलिए ये इस कंडीशन में पले हुए हैं, तो इनके लिए डिजीज रेजिस्टेंट है और रोग प्रतिरोधक शक्ति इनमें भी है। और इसके अलावा हीट रेजिस्टेंट में जो हायर टेम्परेचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि विदेशी नस्ल हैं या संकर जातीय नस्ल है, उनसे ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हैं कर्नाटक से जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो जी मैडम जी, नमस्कार, बताएं, सवाल बताएं, क्या है आपका? मैडम जी, बकरी में क्वेश्चन है मैडम जी। मैं अभी जंगल में बकरी रखा हूँ, जंगल में रहते हैं, रात में भी उधर ही, दिन में भी उधर चर के, तो छोटे छोटे बच्चे वो बीमार होकर मर रहे हैं जी। छोटे बच्चे हो गए, उसके बाद क्या समस्या बताई आपने? वो छोटे बच्चे 2 महीने का होने के बाद में, 3 महीने का होने के बाद में मर जा रहे वो। अच्छा, हाँ जी मैडम जी। ठीक है। डॉक्टर आशु, जैसे बता रहे हैं कि जंगल में इन्होंने बकरियां पाली हैं और वहीं पर ही रहते हैं, और जो बच्चे हैं, शिशु जो हैं बकरियों के, वो 2 से 3 महीने के बाद जीवित नहीं रह पाते, मृत्यु हो जाती है उनकी। ये किस तरह की समस्या है? ये समस्या इसके आवास से संबंधित हो सकती है, क्योंकि जो जंगल में रख रहे हैं तो उनको प्रॉपर आवास नहीं मिल पा रहा है, या तो उनको बारिश में भीग रहे होंगे या फिर तापमान ज़्यादा होने की वजह से भी उनको समस्या आ सकती है। तो पहले आपको अपना आवास, उसका थोड़ा टेम्परेरी आवास ही बनाएं जंगल के अंदर, एक बकरियों के रहने लायक, छोटे बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करें और उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करें तो ज़्यादा बेहतर। जी, चलिए, यहाँ से एक और मुझे सवाल भी अभी आ गया दिमाग में कि हम
शिशुओं पर भी बात कर लेते हैं कि जो भी तापमान की स्थिति होती है, मौसम बदलता है, तो जो शिशु होते हैं जो हमारे पशुओं की, उन पर बहुत असर पड़ता है। वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। सर्दियाँ होती है तो ज़ुकाम हो जाता है, गर्मियाँ होती है तो उसमें भी अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। क्या बताना चाहेंगे? शिशुओं के लिए जैसे बोलते हैं ऐसे भी मतलब काफ्स जो होते हैं, छोटे जानवर जो जितने भी होते हैं, भेड़ बकरी के उनके जो भी बच्चे होते हैं, सभी पे भी वही सेम तरीके के असर आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए वही सेम चीज़ आपको हमें करनी है। तो उनको हमें ठंडी जगह पे रखना है। अगर हम देख रहे हैं कि अगर वो अपने आवास में हैं और वो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है, उनको छांव की जगह पे हम ले सकते हैं, बाहर निकाल के सकते हैं, वेंटिलेशन सही कर सकते हैं। और एक चीज़ है, कहीं हम उनको चरने के लिए भी बाहर छोड़ते हैं तो ये हम देखें कि सुबह का जो समय है 9 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद हम उन्हें बाहर चरने के लिए छोड़ सकते हैं, जो कि ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हम देखना है। और छोटे बच्चों के लिए ये हमें देखना है, कुछ जैसे डिवॉर्मिंग टाइम पे वो कीड़ानाशक दवाई है वो उसको टाइम पे दे देना चाहिए। बस इतना ही छोटे बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हर मौसम में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अगर आपने हमें फ़ोन नहीं किया है तो ज़रूर करें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल और बताएं अपने सवाल। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से कैसे हमारे पशुपालक बकरी और भेड़ पालन कर सकते हैं, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं गर्मी के इस मौसम में कैसे करें आप अपने पशुओं का रख रखाव। एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। देवी सिंह जी हैं जिन्होंने उदयपुर राजस्थान से फ़ोन लगाया हमें। जी देवी सिंह जी बताइए क्या सवाल है। देवी सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो देवी सिंह जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? देवी सिंह जी शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं, फिर से हमें कॉल लगाएं। जैसे ही आपका कॉल लगेगा ज़रूर हम आपके सवाल को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। आशु जी से बात कर लेते हैं। आशु जी, अभी हमने देखा कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो नस्लों के बारे में जान रहे थे, और अगला मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या भेड़ और बकरियों में भी ऐसी नस्लें हैं जो आने वाले समय के लिए हम कहें कि जो तैयार हैं, जिस तरह की स्थितियाँ हम देख रहे हैं कि बन रही हैं? जी बिल्कुल, जो नस्ल जो एरिया के अंदर अडेप्टेड है, वहीं की ओरिजिन है, वो उस एरिया के लिए अच्छी मानी जाती है। और अपने जो ब्रीडिंग पॉलिसी के अंदर भी यही कहा गया है कि उसी को प्रमोट करने के लिए बोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ब्रीडिंग पॉलिसी बनाई है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ब्रीडिंग पॉलिसी बनाई है,
उसमें भी यही बताया गया कि जिस एरिया के अंदर जो नस्ल है जो ज़्यादा अनुकूलित है उसी को प्रमोट करना है, और वो कम खर्चे के अंदर अधिक उत्पादन दे सकती है और उसका लाभ किसानों को ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हैं, एरिया वाइज है। और कॉमर्शियल फार्मिंग की जहाँ तक बात है तो उसमें आप जो मैंने पहले भी नस्लें बताई, जो सिरोही है, सोजत है, बीटल है, जमुनापरी है, इनको आप ले सकते हैं और इनको स्टॉल फीडिंग में ये अच्छे से सक्सेस है। बिल्कुल, तो अच्छे नस्लों के बारे में आप लगातार हमें बता रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक नस्लों के बारे में जानना चाह रहे थे उनकी ज़रूर ये जो आशंका थी या फिर ये जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि अब हम कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त करने के लिए अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूँगी अंत में कुछ बातें जो आप बताना चाहेंगे आज के विषय से जुड़े, जो हम जिससे जुड़े आपको लगता है कि सवाल नहीं आए या फिर हम जिसे टच नहीं कर पाए। ये देखिए, ये जो गर्मियों का सीज़न है, ये गर्मियों के सीज़न में बहुत सारे जानवर हमारे तनाव में आते हैं, हम भी तनाव में आते हैं, और अगर हम देखेंगे तो पशुएं भी तनाव में आते हैं। तो ये तनाव मुक्त रखने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, आप अपना एरिया को, जो भी आवास है, आवास के चारों तरफ को साफ़ सफाई अच्छे से रखें, और इसमें वो गर्मियों में भी आपको सहायता होगी। और एक चीज़ भी आपको होगी कि आप अगर वो फ्लोर है उसको, अगर जो फ्लोर है उसको अगर दिन में 2 बार धोएं तो वो भी आपको लिए एक गर्मी रिड्यूस करने के लिए एक फ़ायदा होगा, और साफ़ सफाई रखने के लिए भी अच्छा चीज़ होगा, जो कि थनैला को हम अवॉइड कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ सकता है। एक कॉलर है नालंदा से, हमें कॉल किया है, अब बिहार से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर, नालंदा बिहार से। हेलो हेलो, नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं रवि कुमार जी? हाँ, बताइए, सवाल बताएं अपना। जिस गौशाला में आप गाय को रखते हैं उसको ठंडा कैसे रखें? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। जिस गौशाला में अपना गाय को रखते हैं उसे ठंडा कैसे रखें? गौशाला को ठंडा कैसे रखें? यस मैम। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका ये। बहुत अच्छा सवाल रवि जी आपका है। तो गौशाला में देखिए बहुत सारे जानवर रहते हैं, लगभग आप देखेंगे गौशाला में 500 से 600 जानवर पशुएं रहते हैं, और इसको आपको मतलब ठंडा रखने के लिए जो बोरियां होते हैं, उनके जो भी जाली लगे होते हैं साइड में, उसमें बोरियां आप डाल सकते हैं, और बोरियों को बीच बीच में आप पानी उसमें छिड़कते रहें, और पानी में डुबा के बोरियां भी डाल दें, जो भी हवा आएगा वो ठंडी हवा आएगी। दूसरा चीज़ आप एक कर सकते हैं, तो थोड़ा वो कॉस्टली हो सकता है, जो कमर्शियल लेवल पे रखते हैं वो लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर्स भी लगा सकते हैं, और छोटा सा चीज़ आप कर सकते हैं, फैंस भी लगा सकते हैं, और कभी कभी जो बड़े जो एग्जॉस्ट टाइप के फैंस होते हैं जो कि हवा अंदर से खींच लेते हैं, गर्मी वाला हवा खींच लेते हैं और अंदर ठंडा पहुंच सके, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। और छोटा सा एक सुझाव मैं दे सकता हूँ, जो कि आपके छत है, जो पशु आवास का छत है, वो एस्बेस्टस पे हो या टिन से हो, उसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, उसमें वाइट पेंट जो आजकल मिलता है उसको भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर आप पुआल हो या कुछ भी जो क्रीपर प्लांट्स हैं या सेडी ट्रीज, जैसे गौशाला में आपका बहुत जगह मिलता होगा, तो वहाँ पे अच्छे सेडी ट्रीज जो कि बड़े बड़े छांव अच्छा बन सके, तो वो भी लगा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट हीट आपके पशु आवास पे ना लगे, तो गौशाला आप ठंडा रह सकते हैं। बिल्कुल, तो उससे ये है कि छत और दीवारें गर्म नहीं होंगी, तो जो अंदर का तापमान जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर आशु लगातार राजस्थान के जालौर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज बकरी पालन और भेड़ पालन पर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की, साथ ही सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु आपका, आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने रहे, इन्होंने भी आज के हमारे दूसरे विषय से जुड़े हुए बहुत अच्छी चर्चा की और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा अगला विषय क्या है, यानी कल का हमारा हेलो किसान का विषय क्या है। हमारा कल का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, और इसके साथ ही कल हम बात करेंगे अपने दूसरे विषय पर, जो कि है स्वरोजगार हेतु कृषि उद्यमता। दोनों ही जो हमारे विषय हैं इससे जुड़े जो भी प्रश्न हैं आप में ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com।
इसके साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क करें। फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा। फेसबुक पर दें हमें अपने सवाल। और अंत में एक और बहुत ही आसान तरीका आपके लिए, हमारा हेलो किसान का टोल फ्री नंबर है ये, आप देखिए 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं डीडी किसान के इस कॉल सेंटर पर। चलते चलते ये भी बता दें कि अब हेलो किसान आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और देखिए हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई, ज़रूर हमारे पशुपालक उनसे लाभ लेंगे। नमस्कार।